YADNUS हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना पड़ेगा आप लोग को समझ में आ गया। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का क्वेश्चन है। इसका बाद बोला है ए 40 मीटर लॉन्ग टावर सिचुएटेड ऑन ए वॉल, मतलब कोई भी दीवार का ऊपर एक 40 मीटर लॉन्ग टावर है। तो एक पॉइंट है जिसका सा तो जो पॉइंट का नाम है एक्स। ठीक है, तो कितना डिग्री एंगल में, 45 डिग्री एंगल में है। तो बोला है ये जो टॉप ऑफ द टावर है, इसका जो टॉप ऑफ द टावर से ये जो एक्स पॉइंट इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेन्यूस को निकालना पड़ेगा, अतिभुज को निकालना पड़ेगा। तो अतिभुज को निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये तो लंब जो होगा, तो लंब हाइट तो दे दिया 40, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग जानते हैं ए एक्स स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, अतिभुज स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो भूमि स्क्वायर का तो वैल्यू जानना चाहिए, तो भूमि स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप देख सकते हैं tan 45 इजिकल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा भूमि हो जाएगा। तो लंब मतलब क्या, ए बी बटा बी एक्स हो जाएगा। तो ए बी का जगह 40 बैठा देंगे, बी एक्स भूमि हो जाएगा, और tan 45 का मान होता है 1, तो बी एक्स इजिकल टू 40 आ जाएगा। तो लंब भी हो जाएगा 40 और बेस भी हो जाएगा, मतलब भूमि हो जाएगा 40। तो इसका बाद क्या आ जाएगा, आप देख सकते हैं एक्स का वैल्यू आ जाएगा, अतिभुज का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर लंब स्क्वायर प्लस भूमि स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं टोटल करने के बाद कितना आ जाएगा, 56.57 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री से, या हम बता सकते हैं रीजनिंग मैथ का जो भी क्वेश्चन था, मैं जैसे कि आप लोगों को पैटर्न बताता CBT एग्जाम में किस पैटर्न का क्वेश्चन आता है, सेम टू सेम पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग को कुछ भी डाउट रहना नहीं चाहिए। तो एक क्वेश्चन भेजा था, बोला था कि 162 डिग्री का कुछ एंगल बोलने के लिए बोला था। तो मेरा हिसाब से ये जो क्वेश्चन है था शायद ये हो जाएगा सप्लीमेंट्री एंगल पूछा था कि 162 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा। तो 162 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा 180 से 162 डिग्री को माइनस कर देना पड़ेगा, मतलब 18 डिग्री हो जाएगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता तब क्या हो जाता, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब होता है 90 होता है, तो 90 से माइनस करता पड़ता। अगर बोलता है कि एक एंगल 60 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा 90 माइनस 60 30 हो जाएगा। जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेगा तब 90 से माइनस करना पड़ेगा, और जब बोलेगा सप्लीमेंट्री एंगल तब 180 से माइनस करना पड़ेगा। ओके, इसका बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर स्टूडेंट भेजा है, 1 आर्ग इजिकल टू डैश डूल। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का, ज़्यादातर स्टूडेंट यही क्वेश्चन मेरे को भेजा है, 1 आर्ग इजिकल टू डैश जूल। तो हम लोग जानते हैं 1 जूल इजिकल टू 10⁻7 आर्ग होता है। ठीक है, तो 1 आर्ग इजिकल टू कितना हो जाएगा, 10⁻⁷ हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद मैथ का एक क्वेश्चन था, मैं आप लोग को डिस्कस कर दिया कि इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, इसका बाद क्या बोलेगा, इसका बाद आप लोग को बोलेगा कि इसमें कौन सा साइन चेंज करेंगे तो दोनों का वैल्यू सेम आ जाएगा। तो जस्ट आप लोग को करके करके देखना पड़ेगा ऑप्शन में जो भी रहेगा। ओके, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। इसका बाद बोला है एक समबाहु त्रिभुज का 3 साइड का लेंथ दिया था। 3 साइड मतलब क्या, समबाहु त्रिभुज मतलब तीनों साइड का लेंथ ही तो समान होता है। तो एक साइड का लेंथ अगर दिया रहेगा मतलब तीनों साइड ही तो 15 हो जाएगा। ओके, इसका पेरीमीटर निकालने के लिए बोला था, तो पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है 3 × A हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग बोल सकते हैं 3 बाहु का योगफल हो जाएगा। तो 3 बाहु का योगफल क्या हो जाएगा, 3 × 45 3 × 15 हो जाएगा 45 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इसका बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादातर स्टूडेंट ये भी क्वेश्चन भेजा है, कावेरी रिवर इज फ्लोइंग थ्रू डैश स्टेट। मतलब ये जो क्वेश्चन आया था एक्चुअली जो कौन सा मतलब स्टेट से इसका ओरिजिनेट हुआ था, मतलब ये कौन सा स्टेट से उत्पत्ति हुआ था, स्टार्टिंग हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटका का कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ है, कर्नाटका रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है 2 स्टूडेंट ने भेजा है। तो 2 स्टूडेंट का आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का आप देख सकते हैं, बोला है कावेरी रिवर इज फ्लोइंग थ्रू। तो ये जो क्वेश्चन है 2 स्टूडेंट ने भेजा था। तो एक स्टूडेंट भेजा था, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का, ये जो क्वेश्चन है तो 2 स्टूडेंट ने भेजा था। एक स्टूडेंट भेजा था कावेरी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब कौन सा स्टेट से इसका उत्पत्ति हुआ है, स्टार्टिंग हुआ है। और एक स्टूडेंट पूछा है, और एक स्टूडेंट भेजा था कि और एक स्टूडेंट ने भेजा था कावेरी रिवर इज फ्लोइंग थ्रू डैश, और एक स्टूडेंट ने भेजा था कावेरी रिवर इज फ्लोइंग थ्रू डैश स्टेट। तो
कौन सा स्टेट से कावेरी रिवर गया है या कौन सा स्टेट से इसका स्टार्टिंग हुआ है, तो इसका राइट आंसर जो कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का। तो दो स्टूडेंट ने एक क्वेश्चन को भेजा था, एक स्टूडेंट ने भेजा था कावेरी रिवर इज फ्लोइंग थ्रू डैश स्टेट, मतलब कावेरी रिवर कौन सा स्टेट का ऊपर से गया है, कौन सा स्टेट का अंदर से गया है। तो और एक स्टूडेंट ने भेजा था कावेरी रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, मतलब कावेरी रिवर कौन सा स्टेट से उत्पत्ति हुआ था, मतलब कौन सा जगह से उत्पत्ति हुआ था। तो दोनों का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। तो जो भी क्वेश्चन था इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक ऊपर से मतलब रिवर फ्लो हुआ है और तमिलनाडु के अंदर भी गया है, तो एक्चुअल जो राइट आंसर जो कर्नाटक का अंदर ज़्यादा गया है और इसका उत्पत्ति या ओरिजिनेटेड या स्टार्टिंग हुआ था कर्नाटक स्टेट से। कहाँ से हुआ था? ब्रह्मगिरी रेंज इन वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट का ब्रह्मगिरी जो रेंज है, ब्रह्मगिरी रेंज से इसका उत्पत्ति हुआ है। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट? कोडागू डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है हु गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020 इन रेसलिंग। तो कौन 2020 में किसको 2020 में रेसलिंग में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो क्रिकेट में मिला था रोहित शर्मा को और रेसलिंग में मिला था विनेश फोगाट। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का हु गॉट राजीव गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का हु गॉट राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इन 2020 इन रेसलिंग। किसको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था रेसलिंग में? रेसलिंग में किसको 2020 में राजीव गांधी खेल, रेसलिंग में किसको 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट। तो विनेश फोगाट इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको मिला था रेसलिंग में। ठीक है, और क्रिकेट में पूछता था हो जाता रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आईपीएल वाज स्टार्टेड फ्रॉम, इंडियन प्रीमियर लीग कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्टवेयर। तो 4 चीज़ का नाम दिया था, तो बोला था इसमें से कौन सा सॉफ्टवेयर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाता है कोबोल। ठीक है, तो कोबोल क्या होता है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। बाकी क्या था? एंड्रॉइड था, लिनक्स था, उबुंटू था। तो ये तीनों क्या होता है? ये तीनों होता है सॉफ्टवेयर। ओके, लेकिन कोबोल होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉपीड फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर का व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉपीड फ्रॉम फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन संविधान, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट, मतलब भारतीय संविधान का कौन सा पार्ट को फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब फ्रांस का संविधान से कॉपी किया गया है। तो 2 चीज़ को कॉपी किया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, ओके, और एक होता है आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वलिटी एंड फर्टिनिटी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो भी ऑप्शन में रहेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो दोनों राइट आंसर होता है। तो ऑप्शन में क्या पूछा था इसका बारे में मालूम नहीं है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश का रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आप लोग को 3-4 चीज़ बता दूंगी, इधर से शायद क्वेश्चन पूछा है। इसका जो कैपिटल होता है, राजधानी होता है, शिमला होता है। ओके, और इसका अंदर हिमाचल प्रदेश में कौन सा पास रहता है? रोहतांग पास रहता है और सिपकिला पास रहता है। ठीक है, रोहतांग पास और सिपकिला पास रहता है। तो हिमाचल प्रदेश में और भी पास है, लेकिन वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो 2 चीज़ का नाम पूछा जाता है, एक होता है रोहतांग पास और होता है सिपकिला पास। ओके, और एक नेशनल पार्क रहता है हिमाचल प्रदेश में, उसको बोलते हैं, उसका नाम है पिन वैली नेशनल पार्क। तो पिन वैली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल प्रदेश में। तो इन 3-4 चीज़ से क्वेश्चन शायद पूछा था। बोला है द स्पीड ऑफ लाइट इज इन एयर, तो वायु में लाइट का स्पीड कितना है, फोकस का वेग कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1976 साल 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब 1976 साल में 42वां संविधान संशोधन में कौन सा वर्ड को जोड़ा गया था? तो ये जो क्वेश्चन है शायद ए शिफ्ट का क्वेश्चन है, नहीं तो बी शिफ्ट में भी आया है, इस टाइप का कुछ हो सकता है। तो 1976 साल में जो 42वां कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो संशोधन हुआ था, उसमें इंटीग्रिटी, मतलब जिसको हिंदी में बोलते अखंडता जो शब्द है, उसको जोड़ा गया था। ठीक है, तो मालूम नहीं है शायद स्टूडेंट का, तो मालूम नहीं है कि जब स्टूडेंट भेज, तो ये जो क्वेश्चन है मेरा भी डाउट लग रहा है कि इसमें आया था कि नहीं। तो स्टूडेंट ने भेजा है, बहुत सारा स्टूडेंट तो क्वेश्चन भेजा, शायद ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था।
ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं बोला है हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, तो कौन सा आदमी या नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, कौन सा आदमी, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, कौन सा व्यक्ति नाइटहुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, कौन सा व्यक्ति नाइटहुड टाइटल को, नाइटहुड उपाधि को रिटर्न वापस कर दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों किया था, जालियन वालाबाग मैसेक्रे जो हुआ था, जालियन नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, कौन सा व्यक्ति नाइटहुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, कौन सा व्यक्ति नाइटहुड उपाधि के, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, कौन सा व्यक्ति नाइटहुड टाइटल को या नाइटहुड, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, हु रिटर्न नाइटहुड टाइटल, कौन सा व्यक्ति नाइटहुड टाइटल को या नाइटहुड उपाधि को वापस कर दिया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड उपाधि को वापस कर दिया, तो क्यों कर दिया था, तो जालियन वालाबाग मैसेक्रे के लिए वापस कर दिया था। ठीक है, तो जालियन वालाबाग मैसेक्रे के लिए रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड टाइटल को वापस कर दिया था इंग्लिश को। ओके, इसका बाद आप देख सकते हैं 19 नंबर का क्वेश्चन, हु बिल्ट मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग कब स्थापना हुआ था, तो ये जो क्वेश्चन है फास्ट शिफ्ट में पूछा गया है, 1906 मतलब 1906 साल में मुस्लिम लीग स्थापना किया गया था, तो किसका लीडरशिप में हुआ था, मोहम्मद अली जिन्ना का लीडरशिप में हुआ था। ओके, इसका बाद बोला है शायद ये भी जो क्वेश्चन है ये भी फास्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, गीता गोविंदा वॉज रिटन इन व्हिच लैंग्वेज, तो गीता गोविंदा कौन सा लैंग्वेज में लिखा गया था, तो संस्कृत इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद में बहुत सारा लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया था, लेकिन इसका जो एक्चुअल लैंग्वेज था तो संस्कृत में था, तो इस कौन सा, इसका राइटर का नाम क्या हो जाएगा, जयदेव हो जाएगा राइटर नाम। ठीक है, तो जयदेव ने गीता गोविंदा का लिखा था। इसका बाद बोला है सिनोनिम, कन्वेंशनल का सिनोनिम क्या हो जाएगा, कॉमन या करेंट या यूजुअल, जो भी ऑप्शन में रहेगा, या एक्सेप्टेड एटसेट्रा होता है, तो ऑप्शन के हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा। इसका बाद बोला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज टेकन फ्रॉम, तो संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है तो कौन सा कंट्री का ये जो, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन फ्रॉम, भारतीय संविधान का जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल होता है तो कौन सा संविधान से या कौन सा देश का संविधान से कॉपी किया गया है, तो आयरलैंड इज द राइट आंसर हो जाएगा। आयरलैंड का जो संविधान है उधर से कॉपी किया गया था। इसका बाद बोला है गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन, गदर पार्टी कब प्रतिष्ठा हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 15th नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का आप देख सकते बोला है गदर पार्टी वॉज एस्टेब्लिश इन, तो गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जुलाई हो जाएगा, 15 जुलाई लिखना मैं भूल गया, 15 जुलाई 1913 हो जाएगा। ठीक है, तो लीडरशिप कौन था, तो लाला हरदयाल इसका लीडरशिप किया था। ठीक है, तो गदर पार्टी जब प्रतिष्ठा हुआ था या स्थापना हुआ था तब लाला हरदयाल इसका लीडरशिप था, मतलब लीडर था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है व्हिच एलिमेंट्स लैटिन नेम इज अरुणम, तो कौन सा एलिमेंट का लैटिन नेम होता है, अरुणम होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड का लैटिन नेम होता है अरुणम, तो इसीलिए गोल्ड का जो संकेत होता है, केमिकल सिंबल होता है वो होता है AU होता है। ठीक है, और सिल्वर का क्या होता है AG होता है। बाकी हम लोग क्या जानते हैं, कैल्शियम का हम लोग CA से लिखते हैं, लेकिन इसका तो गोल्ड का तो G से लिखना चाहिए था, लेकिन AU से क्यों लिखते हैं, इसका जो लैटिन नेम है अरुणियम होता है, इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं, अरुणम इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, व्हिच कमीशन इन्वेस्टिगेट जालियन वालाबाग मैसेक्रे, तो जालियन वालाबाग जो मैसेक्रे हुआ था, जालियन वालाबाग में जो हत्याकांड हुआ था, तो उसमें कौन सा कमीशन इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का, व्हिच कमीशन इन्वेस्टिगेट जालियन वालाबाग मैसेक्रे, जालियन वालाबाग हत्याकांड या जालियन वालाबाग मैसेक्रे के लिए कौन सा कमीशन इन्वेस्टिगेट किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक इजी क्वेश्चन पूछा गया था, टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है, मैं बहुत बार आप लोग के साथ डिस्कस कर दिया हूँ। बोला है ए कोई भी एक काम को 26 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी वही काम को 39 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, सी वही काम को 52 डे में। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ।
तो क्वेश्चन को आप लोग समझना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का, तो ये टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं बहुत बार आप लोग के साथ शेयर कर दिया हूँ। बोला है ए कोई भी काम को 26 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, बी सेम काम को 39 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, और सी वही काम को 52 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 52 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा? तो ए अगर अकेला करेगा तो 26 दिन लगेगा, बी अकेला करेगा तो 39 डेज लगेगा, सी अकेला करेगा तो 52 दिन लगेगा। तो तीन आदमी अगर एक साथ काम करेगा, ए बी सी अगर एक साथ काम करे तो करेगा तो क्या हो जाएगा? कम टाइम लगेगा। ओके, तो क्या कितना दिन टाइम लगेगा ये आप लोग को निकालना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये एफिशिएंसी प्रोसेस है, इस टाइप का आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग को ए बी सी लिखना पड़ेगा। तो ए बी सी 3 दिन मतलब 3 आदमी का कितना दिन टाइम लगता है ये लिखना पड़ेगा। 26 दिन, 39 डेज और 52 डेज लिखना पड़ेगा। इसके बाद एलसीएम कर लेना पड़ेगा, एलसीएम टोटल आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टोटल यूनिट ऑफ काम। तो ये होता है टोटल काम हो जाएगा। जब भी एलसीएम करेंगे इन तीनों डेज का तो ये हो जाएगा टोटल यूनिट ऑफ काम, मतलब इतना एक काम है। तो अब देख सकते हैं ये अगर ये क्या कर सकते हैं 26 दिन में इतना काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल काम आ गया। तो एक दिन में कितना करेगा? तो 156/26 आ जाएगा। तो टोटल आ जाएगा कितना? 6 काम कर सकते हैं, मतलब 6 यूनिट काम कर सकते हैं। इसका बाद बी अगर कोई भी काम को 39 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब ये जो काम है इसको अगर 39 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, मतलब एक दिन में कितना करते हैं? 4 पार्ट करता है, 4 यूनिट करता है। सी कितना कर सकते हैं? सी का आप देख सकते हैं जिसका जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसका एफिशिएंसी उतना ही कम है। अगर मेरा काम करने में कम टाइम लगेगा, कोई भी मेरा फ्रेंड्स है, मतलब मेरा एफिशिएंसी, मेरा क्षमता ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग को जानना पड़ेगा। इसको 52 दिन टाइम लगता है, मतलब इसका एफिशिएंसी बहुत कम है। तो आप देख सकते हैं ये अगर टोटल काम होता है, मतलब 52 दिन में अगर 156 पार्ट का काम कर सकते हैं तो एक दिन में कितना करेगा? 3 पार्ट काम करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा? 4 पार्ट काम करेगा। और ए एक दिन में कितना करेगा? 6 पार्ट काम करेगा। तो तीनों मिलकर अगर काम करेगा एक दिन में कितना काम करेगा? 6 + 4 + 3 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यही मैं लिखा हूँ। तो एक दिन में अगर 1 डे में कितना करेगा? 13 पार्ट करेगा। तो 13 पार्ट अगर ए बी सी एक दिन में करेगा तो 156 तो टोटल पार्ट काम हो जाएगा। तो वो कितना दिन में करेगा? वो 12 दिन में करेगा। ठीक है, तो आप लोग एफिशिएंसी प्रोसेस भी फॉलो कर सकते हैं। नहीं तो आप लोगों का जो प्रोसेस होता है नॉर्मली प्रोसेस कि ये अगर कोई भी काम को 26 दिन में कंप्लीट कर सकते, 26 दिन में अगर 1 पार्ट को कंप्लीट कर सकते, एक दिन में 1/26, इसके बाद 1/39 और 1/52, तो तीनों के ऐड करेंगे तो आ जाएगा एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो इतना पार्ट काम अगर एक दिन में करेगा तो एक पार्ट काम कितना दिन में करेगा, ऐसे करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो ये जस्ट प्रोसेस, अलग अलग मैथ का प्रोसेस होता है, आप लोग जैसा पसंद करेंगे वैसे ही कर सकते हैं। ये 3-4 संख्या दिया था तो बोला था कौन सा संख्या 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो आप लोग डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, इसका भी एक प्रोसेस होता है या शॉर्ट ट्रिक्स होता है, वो मैं अभी भूल गया हूँ, आप लोग को मैं बाद में शेयर कर दूंगा। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। इसका बाद बोला डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI इज़ 595 इन 2 years, कैपिटल इज़ 59500, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़। तो ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोग को बहुत बार क्लियर कर दिया हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को मैं बहुत बार आप लोगों के साथ क्लियर कर दिया हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच में जब भी डिफरेंस बोल देगा तब एक फॉर्मूला होता है, डिफरेंस इजिकल टू क्या हो जाता है? P × R/100 तक होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है आप देख सकते हैं 595 हो जाएगा, और प्रिंसिपल इधर तो लिख देंगे। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला है, तो ये जो फॉर्मूला है फॉर्मूला पे आप देख सकते हैं बैठा के आप लोग कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर 10% आ जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग को याद रहना चाहिए। ज़्यादातर जगह में क्या पूछता कि सब रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया रहता है, बोलता डिफरेंस क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का बीच में 2 साल का अंदर क्या हो जाएगा डिफरेंस। तो इसका राइट आंसर तब आ जाएगा डिफरेंस इजिकल टू आ जाएगा, मतलब डिफरेंस इजिकल टू तब इधर आंसर आ जाता है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप लोग को याद रहना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को मैं फिर से बोल देता हूँ, डिफरेंस इजिकल टू होता है P मतलब प्रिंसिपल × R/100 तक होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो ये था टोटल 28 क्वेश्चन जो मैं आज कलेक्ट कर पाया हूँ। बाकी मैं डिस्कस करूँगा थर्ड शिफ्ट का पेपर में। थर्ड शिफ्ट का बहुत ही मतलब अच्छा पेपर मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि उसमें एक स्टूडेंट 25 जीके के अंदर 23 जीके को ही सेंड कर दिया है, मतलब बहुत ही अच्छा काम किया है। तो उसका पेपर को मैं और भी अच्छे से डिस्कस करूँगा। तो आप लोग चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहना और चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।